जो लोग औरंगज़ेब को इस देश में हीरो मानते हैं, जो इस देश में उनका महिमा मंडन करते हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को खुद औरंगज़ेब के पिता के द्वारा जो लिखा गया औरंगज़ेब के बारे में उसको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर मुसलमानों को एजुकेशन और तालीम होती तो शायद आज नागपुर में जो घटा है वो नहीं घटित होता। जब खुद का बाप अपने बेटे के बारे में लिख रहा है उसके बाद तो उसके बारे में कहना कुछ नहीं बचता। कब्र खोदने और तोड़ने की बात कर रहे हैं। देश के अंदर हिंसा स्वीकार नहीं होगा। निश्चित तौर पर औरंगज़ेब इस देश में महिमा मंडन या हीरो बनने के लायक नहीं है। जो तस्वीरें जंतर मंतर से निकली वक्फ बिल के खिलाफ है, इसका जाहिर तौर पर असर बिहार में पड़ेगा। विपक्ष की गोलबंदी, सांसद एकजुट हुए, कई बड़े चेहरे जंतर मंतर पर दिखे। तो विधानसभा का चुनाव बिहार में है तो इसका असर लगता नहीं कि बिहार में होगा और आप लोग के लिए नुकसानदेह है जो विपक्ष की एकजुटता दिख रही है इन मुद्दों पर। विपक्ष कभी एक साथ नहीं आ सकता है। कोई भी मुद्दे लेकर के और वो मुद्दे ज़रूर उठाते हैं और वैसे मुद्दे उठाते हैं जो जनता के हित में नहीं। नरेंद्र मोदी जी की देन है कि इस बिल के माध्यम से अब वक्फ के पैसों पे अधिकार जो उसके मुस्तहिक हैं, जो वाकई में जिनका हक बनता है, अधिकार बनता है, जिसके लिए वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया था, उनको उसका हक पहुंचेगा। इस बिल के माध्यम से कोई ताकत जो है इस बिल को लाने से नहीं रोक सकती है। विपक्ष जो है वो आलू से सोना निकाल रहा है तो विपक्ष भी तो समझने वाला होना चाहिए ना। समझाया उसको जाता है जिसके पास बुद्धि हो। लेकिन विपक्ष तो देश से बाहर जाकर के जो है देश की बदनामी करता है, देश की सेना के खिलाफ बोलता है। विपक्ष विदेश में जाकर के जो है भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है। और चीज़ें दिख रही है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुके हैं। चाहे वो मंत्रिमंडल का जिक्र किया जाए, मतलब हम नहीं, जो विपक्षी पार्टियां राजनीतिक तौर पर कर रही है, या फिर आमतौर पे फैसलों में जो दिख रहा है, कहा जा रहा है कि नहीं, नीतीश कुमार अब होशो हवास में नहीं है, वो मानसिक तौर पर भी ठीक नहीं है, वो कभी पैर पकड़ लेते हैं नरेंद्र मोदी का। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पे पूरी तरह से फिट है। कोई व्यक्ति अगर फिट नहीं होता, सक्षम नहीं होता, सूझबूझ के साथ काम नहीं करता तो वो पूरे ज़िले में खुद से जाकर के प्रगति यात्रा नहीं कर रहा होता। अगर अब 20 साल में आप नीतीश कुमार जी के करियर को, उनके जीवन को, राजनीतिक जीवन को नहीं समझते हैं तो मुझे लगता है कि भूल है। नीतीश कुमार जी बहुत ही अलग राजनीतिक है दूसरे लोगों से। नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक करियर रहा है, जो उनका राजनीतिक जीवन रहा, उसमें आप उनके ऊपर भ्रष्टाचार के और किसी के दबाव के आरोप नहीं लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ने किसी के दबाव में आकर कोई काम किया हो। नीतीश कुमार की राजनीति परिवारवाद के खिलाफ रही है और ऐसे में सवाल तब उठ गया, विपक्ष के नेताओं द्वारा खूब हल्ला बोल किया गया जब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मां के नाम राजकीय समारोह जैसे फैसले लिए गए। हालांकि उसके बाद जब विपक्षी पार्टियों का खूब हल्ला बोल हुआ, सम्राट चौधरी ने एक पत्र, आग्रह पत्र नीतीश कुमार को लिया और कहा कि इस फैसले को जो है वो वापस ले लिया जाए। परिवारवाद कहा गया है कि भाई नीतीश कुमार का ये परिवारवाद है। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के दबाव में आकर इस तरह के फैसले जो है लिए गए, तमाम तरह की बातें की गई। मेरे साथ भाजपा मीडिया सेल के हेड हैं दानिश इकबाल साहब। परिवारवाद, नीतीश कुमार परिवारवाद के पक्षधर नहीं रहे हैं, लेकिन सवाल तो उठा सम्राट चौधरी, उनकी माँ को लेकर जो फैसला लिया गया। लगता नहीं कि विपक्ष सवाल उठाए, उसके बाद भाजपा बैकफुट पर आ गई, सम्राट चौधरी बैकफुट पर आ गए। ये देखिए, नीतीश कुमार जी का निर्णय था और एक बात बहुत स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक कैरियर रहा है, जो उनका राजनीतिक जीवन रहा, उसमें आप उनके ऊपर भ्रष्टाचार के और किसी के दबाव के आरोप नहीं लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ने किसी के दबाव में आकर कोई काम किया हो, या नीतीश कुमार जी को कोई बता सकता है या उनसे कोई करवा सकता है। ये आरोप लग ही नहीं सकता उनके राजनीतिक जीवन में, है ना, भ्रष्टाचार का। तो इसलिए कि नीतीश कुमार जी को किसी ने कहा करने के लिए, ये नीतीश कुमार जी का स्वयं का निर्णय था, उनकी अपना निर्णय था। और जब ये निर्णय आया, जब ये पत्रांक जारी हुआ, सम्राट चौधरी जी उस समय मुंगेर में थे, अपने गृह जिला में थे, और सम्राट चौधरी जी ने पत्र के माध्यम से नीतीश कुमार जी का धन्यवाद भी किया कि आपने जो है सम्मान दिया, आपके साथ काम करने का भी मौका मिल रहा है और आपने जो है मेरी माँ के योगदान का सम्मान दिया। लेकिन मैं राजधर्म का निर्वाह करते हुए आपसे आग्रह करता हूँ कि मैं पटना आया हूँ और उसके बाद जो है मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इसको जो है वापस ले लिया जाए। तो सम्राट चौधरी जी ने नीतीश कुमार जी का धन्यवाद भी किया और माँ का सम्मान भी दिखाया और राजधर्म का निर्वाह करते हुए राजनीतिक की शुचिता, राजनीतिक पारदर्शिता और राजनीति के अंदर जो एक तरह से आज के दिन में जो आपको देखने को मिलता है किस प्रकार से शून्यता आ गई है शुचिता को लेकर के, उसका एक परिभाषा जो है उन्होंने गढ़ा है। मुझे लगता है स्वागत योग्य कदम है। एक राजनीतिक
तौर पर ये बहुत अच्छा कदम है कि आपने ऐसा निर्णय लिया। नहीं, आपने कहा कि नीतीश कुमार दबाव में फैसले नहीं लेते हैं। आमतौर पे इस बात की चर्चा खूब हो रही है और सदन चल रहा है और चीज़ें दिख रही है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुके हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल का जिक्र किया जाए, मतलब हम नहीं, जो विपक्षी पार्टियां राजनीतिक तौर पर कर रही है, या फिर आमतौर पे फैसलों में जो दिख रहा है, कहा जा रहा है कि नहीं, नीतीश कुमार अब होशो हवास में नहीं है, वो मानसिक तौर पर भी ठीक नहीं है, वो कभी पैर पकड़ लेते हैं नरेंद्र मोदी का। तो इस तरह की चीज़ें तो कही जा रही है। देखो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पे पूरी तरह से फिट हैं, सूझबूझ के साथ पूरे बिहार के सभी ज़िलों में प्रगति यात्रा कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर फिट नहीं होता, सक्षम नहीं होता, सूझबूझ के साथ काम नहीं करता, तो वो पूरे ज़िले में खुद से जा कर के प्रगति यात्रा नहीं कर रहा होता, कार्यों की समीक्षा नहीं कर रहा होता, योजनाओं के लिए जो है क्रियान्वयन नहीं कर रहा होता। तो नीतीश कुमार पूरी तरह से सक्षम है और खुद से एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो डिसीजन होता है, मुख्यमंत्री का जो विशेषाधिकार होता है, उसके तहत नीतीश कुमार जी फैसला लेते हैं। नीतीश कुमार जी के ही निर्णय से मंत्रिमंडल का जो है विस्तार हुआ है। किसी प्रकार से कहीं ना कोई रुकावट थी, ना किसी प्रकार का दबाव था। आप जान लीजिए, नीतीश कुमार, अगर अब 20 साल में आप नीतीश कुमार जी के करियर को, उनके जीवन को, राजनीतिक जीवन को नहीं समझते हैं, तो मुझे लगता है कि भूल है। नीतीश कुमार जी बहुत ही अलग राजनीतिक है दूसरे लोगों से। वो कभी किसी भी तरह की चीज़ें अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, किसी का दबाव हावी नहीं होने देते हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर जब वो मुख्यमंत्री हैं तो फैसला उन्हीं का होगा, तो फैसला उन्हीं का था पूरी तरह से, चाहे वो मंत्रिमंडल का विस्तार हो, चाहे राजकीय सम्मान का पत्र हो, या जो भी विषय है। एनडीए निश्चित तौर पर हम उनके साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी हम उनके साथ में हैं। जो मिनिमम एजेंडा है, पॉलिसी जो है कार्य करने की, उस पर हम साथ में हैं। और हमारे दो डिप्टी सीएम हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हमारे डिप्टी सीएम, हमारे मंत्री काम कर रहे हैं। इन दिनों देश में औरंगजेब को लेकर जो चर्चाएं हैं, कोई बता रहा है कि अच्छा शासक थे, कोई कह रहा है कि मैंने उनकी कहानी क्रूरता भरी रही है। जो नागपुर से तस्वीर निकली, लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के लिए अलग अलग राज्यों में जैसी तस्वीरें निकल रही है, एक बड़ा संकट है। देखो, औरंगज़ेब के विषय में जो है कि जो नागपुर में जो घटना घटित हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ख़ासकर उन लोगों को इस बात की जो है इस बात के लिए आग्रह करना चाहता हूं कि जो लोग औरंगज़ेब को इस देश में हीरो मानते हैं, जो इस देश में उनका महिमा मंडन करते हैं, और ख़ासकर जो बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो औरंगज़ेब को औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को खुद औरंगज़ेब के पिता के द्वारा जो लिखा गया औरंगज़ेब के बारे में, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, अभी नितिन गडकरी जी, नागपुर के ही सांसद, उन्होंने कहा अभी कुछ दिन पहले कि इस देश के अंदर अगर तालीम और एजुकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो मुसलमानों को ज़रूरत है। मुझे लगता है कि उनका ये कथन 100% सत्य है। अगर मुसलमानों को एजुकेशन और तालीम होती तो शायद आज नागपुर में जो घटा है वो नहीं घटित होता, क्योंकि मुसलमानों को तालीम ही नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि औरंगज़ेब के पिता शाहजहां ने औरंगज़ेब के बारे में क्या लिखा है। जब खुद का बाप अपने बेटे के बारे में लिख रहा है, उसके बाद तो उसके बारे में कहना कुछ नहीं बचता। और औरंगज़ेब क्या था, उसका चरित्र क्या था, खुद शाहजहां ने उसका वर्णन फारसी में किया है। तो इसलिए देश के उन लोगों को जो औरंगज़ेब का सपोर्ट करते हैं, उसको हीरो मानते हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों को अध्ययन करनी चाहिए और इस देश शांति से चलेगा, संविधान से चलेगा। उन लोगों के लिए भी मेरा संदेश है जो कब्र खोदने और तोड़ने की बात कर रहे हैं। देश के अंदर हिंसा स्वीकार नहीं होगा, देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को आप ब्रेक करेंगे, ये स्वीकार नहीं होगा। और ख़ासकर एनडीए की सरकार में चाहे कोई भी लोग है, कार्रवाई होगी, त्वरित कार्रवाई होगी, जेल के अंदर डाले जाएंगे। आपका अपना विरोध है, आप विरोध कीजिए। अगर कोई व्यक्ति निश्चित तौर पर औरंगज़ेब इस देश में महिमा मंडन या हीरो बनने के लायक नहीं है, क्योंकि उसके जो कृत्य हैं वो बहुत ही घृणित हैं। तो इसलिए जो लोग उसका सपोर्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर दूसरे लोगों को उसको बुरा लगेगा। तो इसलिए उन लोगों को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए, ना औरंगज़ेब का सपोर्ट करना चाहिए। औरंगज़ेब को लेकर इस बात को समाप्त कर देना चाहिए। औरंगज़ेब को लेकर जो कहानियां सुनाई गई, जो इतिहास में पढ़ने को मिलता है, क्रूरता भरी कहानी, लेकिन इन बातों से आपके सहयोगी दल खालिद अनवर जेडीयू के एमएलसी वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो क्या माना जाए कि एनडीए के अंदर भी इस टॉपिक पर सहमति नहीं बन पाती है? खालिद अनवर जी जो हैं वरिष्ठ नेता हैं और खालिद अनवर जी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, मुझे नहीं मालूम, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उन्होंने तो ज़रूर ही औरंगज़ेब के जो वालिद शाहजहां थे उनका जो वर्णन है औरंगज़ेब के बारे में फ़ारसी में ज़रूर पढ़ा होगा। तो मुझे लगता है कि वो भूल गए होंगे, अगर पढ़े होते तो शायद औरंगज़ेब का महिमा मंडन नहीं करते। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में जो तस्वीरें जंतर मंतर से निकली वक्फ बिल के खिलाफ है,
इसका जाहिर तौर पर असर बिहार में पड़ेगा। विपक्ष की गोलबंदी, सांसद एकजुट हुए, कई बड़े चेहरे जंतर मंतर पर दिखे, तो विधानसभा का चुनाव बिहार में है, तो इसका असर लगता नहीं कि बिहार में होगा और आप लोग के लिए नुकसानदेह है जो विपक्ष की एकजुटता दिख रही है इन मुद्दों पर? 2014 से विपक्ष ने लगातार कोशिशें की कि ऐसे मुद्दों को उठाया जाए और लामबंद हुआ जाए। विपक्ष कभी एक साथ नहीं आ सकता है, कोई भी मुद्दे लेकर के, और वो मुद्दे ज़रूर उठाते हैं, और वैसे मुद्दे उठाते हैं जो जनता के हित में नहीं हो, वैसे मुद्दे उठाते हैं जिसका इस देश की जनता से कोई सरोकार नहीं हो। अपनी राजनीतिक तुष्टीकरण, अपने राजनीतिक वोट बैंक को साधने के लिए उठाया गया मुद्दा देश का मुद्दा नहीं होता है। देश का मुद्दा वो होता है जिससे न्याय मिले, जिससे विकास हो, और वो मुद्दा नरेंद्र मोदी ने चुना है, और वो मुद्दा है विकास का मुद्दा, डेवलपमेंट का मुद्दा, न्याय का मुद्दा। चाहे वो ट्रिपल तलाक के माध्यम से हो, चाहे धारा 370 को हटाने के माध्यम से हो, और अभी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये न्याय भी करेगा और विकास भी करेगा। जब ये बिल पास होगा, 70 वर्षों में जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ थी, वक्फ के जो पैसे थे, उस पे जिनका अधिकार था, उनको उसका अधिकार नहीं मिला। ये भी नरेंद्र मोदी जी की देन है कि इस बिल के माध्यम से अब वक्फ के पैसों पे अधिकार जो उसके मुस्तहिक हैं, जो वाकई में जिनका हक बनता है, अधिकार बनता है, जिसके लिए वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया था, वो मुस्लिम बेवे, वो मिस्कीन, वो यतीम बच्चे, वो पसमानदा समाज के दलित, पिछड़े, अति पिछड़े मुसलमान, उनको उसका हक पहुंचेगा। इस बिल के माध्यम से कोई ताकत जो है इस बिल को लाने से नहीं रोक सकती है। आप कह रहे हैं कि न्याय विकास की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? सत्ता पक्ष का तो जिम्मेवारी जवाबदेही है कि अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो समझाया जाए। विपक्ष जो है वो आलू से सोना निकाल रहा है। विपक्ष जो है, विपक्ष आलू से सोना निकाल रहा है, तो विपक्ष भी तो समझने वाला होना चाहिए ना। समझाया उसको जाता है जिसके पास बुद्धि हो। आप विपक्ष को कैसे आंकते हैं? आप विपक्ष को देखिए, विपक्ष को कैसे आंकते हैं? समझ उसको आती। विपक्ष वो होता था जब अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष में नेता होते थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती थी, तब विपक्ष की भूमिका देखिए आप कि विपक्ष की भूमिका कैसे होती थी। विपक्ष वो होता था जब अरुण जेटली और हमारी आदरणीय सुषमा स्वराज जी विपक्ष की नेता होती थी, तब आप देखिए विपक्ष की भूमिका क्या होती थी। और आज विपक्ष की भूमिका देखिए कि विपक्ष की भूमिका क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विपक्ष को साथ लेकर चलने की कोशिश की प्रोग्रेसिव मुद्दे पर, कि जहाँ पे डेवलपमेंट का मुद्दा हो विपक्ष साथ देगा। लेकिन विपक्ष तो देश से बाहर जा कर के जो है देश की बदनामी करता है, देश की सेना के खिलाफ बोलता है। विपक्ष विदेश में जा कर के जो है भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है। जब जब मौका मिला विपक्ष को विदेश जाने का, तब तक जा कर के वहाँ पर उन्होंने भारत को टुकड़े करने का, भारत को कमज़ोर करने की कोशिश की है। तो ऐसे विपक्ष से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के डेवलपमेंट को समझेंगे? चलिए, देश और बिहार की राजनीति में जिन बातों की चर्चा हो रही है, औरंगजेब को लेकर, वक्फ को लेकर, बिहार में सम्राट चौधरी जो पत्र लिखा उसकी भी चर्चा खूब हो रही है। कहा जा रहा है कि आरजेडी ने सवाल खड़ा किया और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी जो बैकफुट पड़ा है। तमाम सवालों को लेकर दानिश इकबाल जिससे बातचीत की, जानने समझने की कोशिश की है। आपका क्या राय है? अभी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।